हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्किल्स रिसर्च में। आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की। यहाँ पे हमने दोस्तों इस वीक में जितने भी क्वेश्चन किए थे उनको हम एक साथ देखने वाले हैं। तो यह लेक्चर आपके लिए रिवीजन के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। और अभी तक दोस्तों आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दोस्तों कि पीएम मोदी ने कहा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे के पास देह गांव में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर दोस्तों 17वीं शताब्दी का है। और मैं आपको बता दूं संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे। शिला मंदिर उनके निधन के बाद बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में दोस्तों संचालित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि पीएम मोदी ने हाल ही में दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का जो पुरस्कार है वह किस महिला खिलाड़ी ने जीता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो पुरस्कार है वह तूबा हसन जो कि पाकिस्तान की प्लेयर है दोस्तों, इन्होंने जीता है। तो याद रखना है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का महिला खिलाड़ी का जो खिताब है वह तूबा हसन ने जीता है और यह पाकिस्तान की प्लेयर है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है तूबा हसन। तो दोस्तों महिला वर्ग में पाकिस्तान की स्पिन गेंदबाज तूबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। आईसीसी ने पुरुष वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को मई 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आईसीसी उन पुरुष या महिलाओं क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 तूबा हसन जो कि पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी है। इन्होंने दोस्तों आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं। तो दोस्तों ये जो कर्नाटक के नए लोकायुक्त है वह कौन बने हैं। तो यह भीमनगौड़ा एस पाटिल बन गए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो दोस्तों भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल कर्नाटक के नए लोकायुक्त बने हैं और इन्होंने पी विश्वनाथ सेठी का स्थान लिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आरती प्रभाकर जी को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। मैं आपको बता दूं यह एरिक लैंडर का स्थान लेने वाले हैं। आरती प्रभाकर यूएसए के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और अश्वेत व्यक्ति बन जाएगी। तो याद रखना दोस्तों आरती प्रभाकर को जो बाइडेन ने विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने 79.30 मीटर का भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पाओनुर्मी खेलों में 89.30 मीटर की दूरी पर भाला फेंक कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा का इससे पहले राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर का था जो कि उन्होंने पिछले साल मार्च में पटियाला में बनाया था। साथ ही दोस्तों इसके पहले 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक है वह किसने जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। याद रखना दोस्तों आपको कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो 89.30 मीटर मतलब 89.30 मीटर का भाला फेंक कर एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के जो 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है वह राहुल श्रीवास्तव बने हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2।
तो तेलंगाना के 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं। दोस्तों राहुल श्रीवास्तव ने इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फीडे रेटिंग में 2500 एलो पॉइंट की बाधा को तोड़कर यह खिताब हासिल किया है। साथ ही यहाँ पे भारत के जो 73वें शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं वह भरत सुब्रमण्यम बने थे। और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों कि भारत के पहले शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन थे, तो यह विश्वनाथ आनंद थे जो कि 1988 में यह रिकॉर्ड हासिल किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है, तो यह बना है रूस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो इराक के बाद रूस दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। रूस ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही दोस्तों भारतीय रिफाइनरी ने मई में लगभग 25 मिलियन बैरल रूसी तेल खरीदा है, जो कि भारत के सभी तेल आयात का लगभग 16% से अधिक है। साथ ही दोस्तों अप्रैल में भारत ने अपने कुल तेल का जो आयात है उसका 5% हिस्सा रूस से खरीदा था। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है, तो यह रूस बन गया है। और इससे मतलब पहले स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों, तो यह इराक है। ये आपको याद रखना है। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पे दोस्तों डेली वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर और उसी के साथ मध्य प्रदेश करंट अफेयर भी किया जाता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। कि भारत गौरव योजना का जो संबंध है वह निम्न में से किससे है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भारत गौरव योजना है इसका संबंध है भारतीय रेलवे से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा दोस्तों कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली एक पहली ट्रेन है जिसको हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का जो संचालन है वह नवंबर 2021 में शुरू किया था। और इस थीम का जो उद्देश्य है वो क्या था, तो भारत गौरव ट्रेन के माध्यम से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों का प्रदर्शन कराना है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि भारत गौरव योजना का जो संबंध है वह दोस्तों भारतीय रेलवे से है। ये आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो भारत है उसकी रैंक क्या रही है। तो दोस्तों ये जो वैश्विक शांति सूचकांक 2022 है इसमें भारत की रैंक 135 रही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड दोस्तों दुनिया का सबसे शांत देश रहा है। रिपोर्ट में दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों की रैंक जारी की गई है। मैं आपको बता दूं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार भारत 163 देशों में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। और इस सूचकांक में दोस्तों भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। और पिछले साल इसका जो नंबर है वह कौन सा था, तो वह 138वां था। इस बार जो भारत की जो रैंक है दोस्तों वह 135 हो गई है। यहाँ पे हम बात करें कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 है इस सूचकांक में 2022 के जो शीर्ष 3 देश है वो कौन कौन से हैं। पहला स्थान आइसलैंड रखता है, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। दोस्तों इसे जारी कौन करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इसे जारी करता है। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत की जो रैंक है वह क्या है दोस्तों, तो 135 है। ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की जो घोषणा है वो कर दी गई है और यह किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका जो आयोजन है वह भारत मतलब हमारे देश भारत में होने वाला है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों फीफा ने हाल ही में अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और इसका जो आयोजन है वह भारत में किया जाना है। फाइनल मैच जो है वह नवी मुंबई DY पाटिल स्टेडियम में 30 अक्टूबर 2022 को खेला जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के जो कार्यक्रम है घोषणा की गई है और इसे कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो भारत में इसे आयोजित किया जाएगा।
यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह है दोस्तों नितिन मेनन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। एकमात्र भारतीय अंपायर है जिनका नाम है नितिन मेनन, जो कि दोस्तों आईसीसी एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल हुए हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्रिकेट अंपायर नितिन मेनन ने आईसीसी एलिट पैनल में अपना स्थान को बरकरार रखा है। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि नितिन मेनन का जो कार्यकाल है वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और नितिन मेनन का जो संबंध है वह कौन से राज्य से है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य से यह अपना संबंध रखते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन थर्ड, नितिन मेनन आईसीसी एलिट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय है, जहाँ पे दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वह 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक है यह दोस्तों कहाँ पर आयोजित की जाएगी? इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों श्रीनगर में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद की जो 47वीं बैठक है यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। और इस बैठक की जो अध्यक्षता है वह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेगी। इस बैठक में दोस्तों सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे, क्योंकि जीएसटी परिषद में केंद्र एवं राज्य के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। और इस बैठक में मौजूदा जीएसटी दरों में संभावित बदलाव पर विचार भी किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की जो 47वीं बैठक है इसका आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोगों में योगाभ्यास के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? भारत ने किया था। मैं आपको बता दूं वर्ष 2022 की थीम की अगर हम बात करें तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी यह इस वर्ष की थीम है। मतलब मानवता के लिए योग यह इस वर्ष की थीम है। तो आपको याद रखना कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, 21 जून को याद रखना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सोमालिया देश के जो नए प्रधानमंत्री है वह हमजा अब्दी बरे बन गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो दोस्तों हमजा अब्दी बरे सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हमजा अब्दी बरे ने मोहम्मद हुसैन रोबल का स्थान लिया है। मैं आपको बता दूं सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और सोमालिया की जो राजधानी है वह मोगादिशु है। साथ ही दोस्तों सोमालिया की करेंसी की बात करें तो यह सोमाली शिलिंग है और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वह कौन है? तो यह हसन शेख महमूद है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है सोमालिया देश से जो आपको याद रखना है। तो सोमालिया के जो नए प्रधानमंत्री है वह हमजा अब्दी बरे बन गए हैं और इन्होंने दोस्तों मोहम्मद हुसैन रोबल का स्थान लिया है। शाहबाज मिट्ठू नामक बायोपिक किस महिला खिलाड़ी पर बन रही है? तो दोस्तों ये जो शाहबाज मिट्ठू नामक बायोपिक है यह बन रही है क्रिकेटर मिताली राज के ऊपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मिताली राज। तो दोस्तों फिल्म निर्माता श्रीजीत मुखर्जी ने भारत की पूर्व महिला क्रिकेटर टीम की कप्तान मिताली राज पर तापसी पन्नू स्टारर बायोपिक शाहबाज मिट्ठू का ट्रेलर जारी किया है। मैं आपको बता दूं इस फिल्म को 15 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों फिल्म को प्रियन एवन ने लिखा है और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मिताली राज ने क्रिकेट से अपना संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। तो याद रखना दोस्तों आपको कि शाहबाज मिट्ठू नामक जो बायोपिक है वह किस महिला खिलाड़ी की है? तो मिताली राज की है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। क्वेश्चन है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह कौन सा बना है? भारत का जो पहला राज्य है वह गुजरात बना है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 4। तो बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की बालिकाएं करती है। दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है।
यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है। दोस्तों कच्छ जिले के 4 गांव कोनारिया, मस्का, मोटागुआ और वडसर में करीब 1 साल पहले बालिका पंचायत की पहल की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है, तो यह गुजरात है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड म्यूजिक डे है यह प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दुनिया भर में हर साल 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और इसे मैक म्यूजिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं इस वर्ष के विश्व संगीत दिवस की जो थीम है वह म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। याद रखना इस वर्ष के विश्व संगीत दिवस की जो थीम है वह क्या है, तो म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वह फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस फ्लेरट ने की थी, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है आपको विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि है इसके मामले में भारत की जो रैंक है दोस्तों वह तीसरी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अक्षय ऊर्जा है वह दोस्तों क्षमता वृद्धि चीन और अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर तीसरा स्थान रखती है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने 2021 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में 15.4 गीगावाट जोड़ा और साथ ही चाइना ने दोस्तों 136 गीगावाट और यूएस ने 43 गीगावाट जोड़ा है। यहीं पे दोस्तों भारत ने 843 मेगावाट पन बिजली क्षमता जोड़ी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन सा स्थान रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो अगली स्थायी प्रतिनिधि है वह कौन बनी है। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन में जो भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि है यह बनी है दोस्तों रुचिरा कंबोज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रुचिरा कंबोज। तो दोस्तों रुचिरा कंबोज वर्तमान में भूटान में भारत की राजदूत है। रुचिरा कंबोज को दोस्तों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत के रूप में टी.एस. तिरुमूर्ति का स्थान लेने वाली है। मैं आपको बता दूं रुचिरा कंबोज 1987 बैच की IFS अधिकारी है और यह दोस्तों पेरिस में यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि, दक्षिण अफ्रीका में इंडियन हाई कमिश्नर भी रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन की, मतलब UN की। तो दोस्तों ये जो UN है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके जो सदस्य देश है वह कितने हैं, तो 193 है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एंटिनो गुटेरस है। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है UN से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं वह कौन बन गए हैं। यह बने हैं दोस्तों सुनील छेत्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुनील छेत्री जो कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मैं आपको बता दूं कि सुनील छेत्री ने एशिया कप 2023 में क्वालिफायर के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करके रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल खिलाड़ी फेरेंक फुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। शीर्ष 3 अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के नाम की अगर बात करें तो पहला स्थान दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखता है जो कि अपने गोल की बात करें तो 117 है और अली देई दूसरा स्थान रखते हैं जिनके गोल 109 है और मुख्तार दहारी दोस्तों इनके 89 मतलब 89 गोल है। ये आपको याद रखना है, मतलब टॉप 3 के भी आपको नाम याद रखना है। और जो भारत के सुनील छेत्री है यह दोस्तों कौन से नंबर के है, तो ये 5वें नंबर के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसकी मेजबानी किस देश ने की है। इसकी मेजबानी की है दोस्तों हमारे देश भारत ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो भारत ने वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ मतलब आसियान के विदेश मंत्रियों की
बैठक की मेजबानी की है। इस बैठक में दोस्तों व्यापार, रणनीतिक संबंध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज़्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। भारत की तरफ से अध्यक्षता एस जयशंकर ने की है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री है। मैं आपको बता दूं इसका जो आयोजन है वह कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो नई दिल्ली भारत में हुआ था। और यह कौन सा संस्करण आयोजित किया है, तो 24वां संस्करण आयोजित किया है। तो याद रखना करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 भारत। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष है वह कौन बनी है, तो यह बनी है लिसा स्टालेकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लिसा स्टालेकर, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारतीय मूल की महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर लिसा स्टालेकर है, इन्होंने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इन्होंने विक्रम सोलंकी का स्थान लिया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो स्थापना है वह कब की गई थी, तो 1998 में की गई थी। तो यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे। पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाल में पीयूष गोयल जी ने बेल्जियम देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन इसका उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने, साथ ही यूरोप में भारतीय आमों मार्केट स्थापित करने के लिए मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। मैं आपको बता दूं भारत शेष विश्व में आमों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। साथ ही दोस्तों अधिकांश जो आम यूरोप के बजाय अब मध्य पूर्व में ही समाप्त हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के जो बंगल पानी है, यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं जो भारत में कुछ प्रमुख आम हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली, उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद, दशहरी, उड़ीसा के आम्रपाली, लक्ष्मण भोग और हिमसागर, जर्दालू आम, लंगड़ा आम का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। भारत की तरफ से इतने आम की यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि पीयूष गोयल ने हाल ही में दोस्तों बेल्जियम देश में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह किया है दोस्तों दिल्ली की सरकार ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रकों और भारी वाहन के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों जिन वाहनों को अनुमति दी जाएगी उनमें सीएनजी वाले व्यावसायिक वाहन, ई ट्रक, आवश्यक सामान वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पादों वाले टैंकर शामिल है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिल्ली सरकार ने दोस्तों सर्दियों के मौसम में जो प्रदूषण है इसके बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में जितने भी ट्रक और भारी वाहन हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यह अरविंद केजरीवाल है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना को याद करने के लिए यह दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो आम लोगों के बीच खेलों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वह लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वह कौन है दोस्तों, तो यह थॉमस बाच है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों आपको याद क्या रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों ये जो एनआईए है इसके नए महानिदेशक दिनकर गुप्ता जी बन गए हैं।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है दिनकर गुप्ता जी। तो पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को दोस्तों वाईसी मोदी की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2021 में एनआईए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। दिनकर गुप्ता 31 मार्च 2024 या अगले आदेश तक इस पद पर रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि एनआईए भारत की एक प्राथमिक आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। साथ ही दोस्तों इसका जो मुख्यालय वो याद रखना नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखना आपको राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब एनआईए के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं, तो यह दिनकर गुप्ता बन गए हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है दिनकर गुप्ता जी। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। तो दोस्तों हाल ही में रुमेलीधर ने अपने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है रुमेलीधर। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की तेज गेंदबाज ऑलराउंडर रुमेलीधर ने 38 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों रुमेलीधर ने अपना जो आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच है वह 2018 में ब्रेबॉर्न में भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला T20 श्रृंखला में खेला था। और उन्होंने 4 टेस्ट, 78 ODI और 18 T20 में भाग लिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रुमेलीधर जिन्होंने हाल ही में दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और इससे पहले दोस्तों मिताली राज ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है। तो यह ऐलान किया दोस्तों इजराइल देश की संसद को भंग करने का। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों इसके अलावा जो नए चुनाव है इसकी घोषणा भी की गई है। और यह इजराइल का जो 3 वर्षों में यह कौन सा चुनाव होगा, तो 5वां नंबर का चुनाव है। मतलब 3 वर्षों में यहाँ पे यह 5वां चुनाव होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में गठबंधन की जो सरकार है इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो नफ्ताली बेनेट बने थे। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं इजराइल की। तो अभी तक जो राष्ट्रपति है वो कौन है, इसाक हर्जोग है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह नफ्ताली बेनेट थे। साथ ही इजराइल की जो राजधानी वो क्या है, तो जेरूसलम है। और मुद्रा दोस्तों इजरायली नई शेकेल है। तो याद रखना दोस्तों, आप मैप में देख सकते हो ये है इजराइल। और इजराइल की जो राजधानी वो क्या है, जेरूसलम है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए कि वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन 2 नई दिल्ली। दोस्तों आप देख सकते हो ये है वाणिज्य भवन। तो दोस्तों वाणिज्य भवन नामक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाणिज्य भवन को स्मार्ट बिल्डिंग के रूप में डिजाइन किया गया है, जो कि इंडिया गेट के पास इसे बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके भारत के फॉरेन ट्रेड के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों मतलब जो स्टेक होल्डर्स है इनके लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में इसे विकसित किया गया है। कि ये जो वाणिज्य भवन है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और किसने किया, तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने।